Students, welcome to Adi Pathshala. This is part 8 of chemical reaction and equation chapter. बच्चों आज का जो वीडियो है उसमें हम लोग डिकम्पोजिशन वाले रिएक्शन पे ही चल रहे हैं. ठीक है, डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइट यहाँ डिस्कस होगा. एंड आफ्टर दैट अगर हम लोग को थोड़ा सा टाइम मिलता है देन रिएक्टिविटी सीरीज़ को भी समझेंगे और कोशिश करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हमारे समझ में आ जाए. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं. डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एंड प्लीज़ इसके पहले का जो वीडियो है उसको एक बार देख लेना. ठीक है, अगर आप यहाँ से भी देखोगे तो एक आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि उसके ही एग्जाम्पल्स अभी चल रहे हैं. एक बार फिर से समझ लीजिए, डिकम्पोजिशन का सीधा सा मतलब होता है कि एक कंपाउंड का छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक होना. और इन जनरल ज़्यादातर केसेस में ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, मतलब एक कूलिंग जनरेट होती है. ठीक है, टेम्परेचर डाउन होता है. अभी जिस पार्ट पे चल रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी वाला था. डिकम्पोजिशन तीन टाइप से होता है. ठीक है, पहला जो था दैट वाज थर्मल, जिसमें हीट अप्लाई करते हैं. सेकंड में इलेक्ट्रिसिटी एंड थर्ड में सनलाइट या मोनोक्रोमेटिक लाइट. ठीक है, तो चलिए इलेक्ट्रिसिटी वाले पार्ट पे थे. पिछला वीडियो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इस वजह से आई एम इंसिस्टिंग टू सी यू. ठीक है, देखिए डिकम्पोजिशन ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक. ठीक है, अब इसको जब इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो ये सोडियम और क्लोरीन में ब्रेक हो जाता है. सिंपल है बिल्कुल. ठीक, एंड यू हैव टू लर्न इट. नेक्स्ट, डिकम्पोजिशन ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड. ठीक है, एल्युमिनियम ऑक्साइड का भी इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, मॉल्टन कंडीशन में होता है. ये दोनों पार्ट ब्रेक हो जाते हैं. ठीक है, एल्युमिनियम मेटल अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाती है. चाहो तो बैलेंसिंग भी देख लो, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 एंड दिस 3 3 ज़ा 6 3 2 ज़ा 6 हो गया. ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है. क्लियरली आप देख लो. एक चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जितने भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहे हैं वहाँ पर आपका मेटल अलग हो रहा है. ठीक है, तो जब यूजेस में आएंगे तो इस बात को एक बार थोड़ा सा समझिएगा. ठीक है, डिकम्पोजिशन बाय लाइट देखेंगे इसे हम. सॉरी, बाहर थोड़ी सी आवाज़ आ रही है. ठीक है, चलिए डिकम्पोजिशन बाय लाइट, इसमें ये होता है कि जैसे मैं इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करा. ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पे होगी कि यहाँ पर वो चीज़ हम सनलाइट में या मोनोक्रोमेटिक लाइट का यूज़ करेंगे. ठीक, अब देखो सिल्वर क्लोराइड, ये आप लिख लेना इसे. ठीक है, ये सिल्वर क्लोराइड. ठीक है, इन जनरल सिल्वर एक लेस रिएक्टिव मेटल होता है. ठीक है, लेस नहीं लीस्ट रिएक्टिव होता है, बट फिर भी क्लोरीन के साथ ही रिएक्ट करता है और एक कंपाउंड बनाता है सिल्वर क्लोराइड. ये सनलाइट की प्रेजेंस में जैसे जब आता है, ठीक है, थोड़ी देर बाद सिल्वर और क्लोरीन अलग अलग हो जाते हैं. वैसे ही सिल्वर ब्रोमाइड है जो कि सेम फैमिली का है, क्लोरीन एंड ब्रोमीन ये सेम फैमिली के होते हैं. ये दोनों भी आपस में ब्रेक हो जाते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे आप चाहे सनलाइट यूज़ करो या मोनोक्रोमेटिक लाइट. बल्ब लाइट का मतलब सीधा सा ये है कि मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब समझिए, यहाँ पे जो सिंगल कलर्ड लाइट होती है उसे मोनोक्रोमेटिक कहते हैं. क्रोमा वर्ड जब भी आता है उसका मतलब लाइट से रिलेशन होता है उसका. ठीक है, चलिए आगे देखेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन के यूजेस क्या, और जो यहाँ पर बल्ब लाइट है. ठीक है, बल्ब लाइट में हम मोनोक्रोमेटिक लाइट ही यूज़ करते हैं. येलो कलर की लाइट निकलती है या रेड कलर की निकलती है. ठीक, डीकम्पोजिशन रिएक्शन के यूजेस क्या हैं, अभी बताया था कि मेटल्स बाहर निकल जाते हैं. तो जब कभी भी कोई भी हमारे सामने ओर होती है. ठीक है, ओर यानी कि एक रफ कंडीशन. ठीक है, और इम्प्योर होती है. ठीक है, एक मेटल को निकालने के लिए उसे हमें क्लीन करना होता है, तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन का ही यूज़ करते हैं ताकि मेटल जो कि ऑक्साइड के फॉर्म में होते हैं उनसे वो मेटल निकाला जा सके. ठीक है, तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एक पहला यूज़ है कि मेटल को उनके ऑक्साइड से निकालने में ये हेल्प करता है. ठीक है, सेकंड जो डाइजेशन है, आप ओवरऑल समझ लो, डाइजेशन जो है, डाइजेशन एक कंप्लीटली डिकम्पोजिशन प्रोसेस होता है. हम जो कुछ भी खाना खाते हैं, ठीक है, वो शुगर या ग्लूकोज में, जैसे यहाँ पे दिख रहा है, शुगर और ग्लूकोज में ब्रेक होता है, और जो प्रोटीन्स होते हैं वो अमीनो एसिड्स में ब्रेक हो जाते हैं. ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, तो आप समझ सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ेंगे रिएक्टिविटी सीरीज़ पे. आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझने से पहले रिएक्टिविटी सीरीज़ का पूरा नॉलेज होना चाहिए. ठीक है, और वो बहुत सिंपल है, बस लर्न करना है आपको. देखो
ये जो रिएक्टिविटी सीरीज़ बनी है ये किसी भी, ये जितने भी मेटल्स यहाँ पे दिए गए, ठीक है, जो हाईली रिएक्टिव है सबसे ऊपर है, ठीक है, जो सबसे मतलब लीस्ट रिएक्टिव है दैट इज़ डाउन साइड, ठीक है। नाउ अब देखेंगे यहाँ पर हाइड्रोजन एक मेटल नहीं है, याद रखिएगा हाइड्रोजन एक गैस है, मेटल नहीं है, ठीक है। तो पोटेशियम से लेकर के लीड तक एक इनको हाईली रिएक्टिव की कंडीशन में डाला गया, ठीक है, इस कैटेगरी में इसे रखा गया है। और इसके नीचे के जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जिसमें कॉपर है, मरकरी है, सिल्वर एंड गोल्ड, ठीक है, ये लीस्ट रिएक्टिव में आते हैं, ये हाइड्रोजन से भी कम रिएक्टिव है। तो रिएक्टिविटी सीरीज आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लो या बुक्स में भी मिल जाता है, ये कहीं से भी आप लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये आपको लर्न करनी होगी, दिमाग में ही रखनी होगी, ठीक है, तभी जाके आगे का समझ में आएगा। अब आगे बढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है। शुरू के वीडियो में भी बताया था, जो फर्स्ट वीडियो था अगर देखा होगा तो। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का सीधा सा कॉन्सेप्ट ये है कि देख लो, अच्छा यहाँ पे ऐसे समझ लो, जैसे ये AB नाम का एक कंपाउंड है, AB, ठीक है, कोई C नाम का एक मेटल यहाँ पे आया, एक मेटल है, C भी मेटल है, A लेस रिएक्टिव है, C ने इसको यहाँ से हटाया और खुद यहाँ सेट हो गया, ठीक है, और A को अलग कर दिया, मतलब कुछ ऐसा CB प्लस A अलग हो गया उससे, सिंपल है, ठीक। आगे बढ़ेंगे, इनके भी एग्जांपल्स पे आते हैं, बाकी थ्योरी है वो आप लिख लो, ठीक। सम एग्जांपल्स आर हियर। बस आपको रिएक्टिविटी का ध्यान रखना होगा, कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा कम रिएक्टिव है, ठीक है। अब जैसे कॉपर एक लेस रिएक्टिव मेटल होता है, ठीक है, हाइड्रोजन के बाद आता है। जिंक उससे ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये क्या करेगा, इसको रिप्लेस करके अपनी जगह बना लेगा वहाँ पे। और यहाँ पर कॉपर सल्फेट था, सिल्वर और सॉरी दिस इज सिल्वर वाइट, इसका जो कलर है, ये कलर यहाँ पे बताया गया है, ठीक है, ये सिल्वर नहीं है, ये जिंक है, ठीक है। अब जिंक जो है जब यहाँ पर रिएक्ट करेगा तो बन जाएगा जिंक सल्फेट, ठीक है, एंड दिस इज कॉपर, कॉपर अलग हो गया। इससे ये पता चलता है कि जो जिंक है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक। आगे बढ़ेंगे, यहाँ भी वही चीज़ है, ठीक है, CuSO4 कॉपर सल्फेट है, और मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ऑब्वियसली कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, मैग्नीशियम में इसको हटा दिया, मैग्नीशियम सल्फेट बना, ठीक है, एंड कॉपर यहाँ पर अलग हो गया। इसके बाद थोड़ा सा और आगे सभी एग्जांपल्स देखते जाइए। यहाँ पर कॉपर सल्फेट का आयरन से रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। आयरन और कॉपर में देखिए एक चीज़ यहाँ पर आती है, आयरन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता, ठीक है, लेकिन कॉपर से ज़्यादा होता है रिएक्टिव, तो ये उठा करके इसको रिप्लेस कर देगा यहाँ से, और आयरन सल्फेट बनेगा, ठीक है, और कॉपर यहाँ पर अलग हो जाएगा, सिंपल है। अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें तो आयरन वो एक ऐसा एलिमेंट है, सॉरी एक ऐसा मेटल है जो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, लेकिन इन जनरल बहुत हाईली रिएक्टिव नहीं होता है, ठीक, इसको दिमाग में रखिएगा। चलिए खैर, आगे की रिएक्शंस पे हम आएंगे। यहाँ पर कॉपर क्लोराइड है और यहाँ पर लीड है, ठीक है। अब क्या करेगा, लीड जाहिर है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, लीड इसको हटा देगा, लीड क्लोराइड बन जाएगा और कॉपर बाहर आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल, बस प्रैक्टिस आप करते रहो। नेक्स्ट पर हम आएंगे, यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट है, AgNO3 एंड कॉपर। अब देखो कॉपर से भी कम रिएक्टिव होता है ये, ठीक है, ये कॉपर से भी कम रिएक्टिव है सिल्वर, गोल्ड एंड सिल्वर एकदम लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। तो कॉपर ने इससे फाइट किया, इसको हटा दिया और खुद यहाँ करके फिक्स हो गया, क्या बना, कॉपर नाइट्रेट बना और सिल्वर यहाँ से बाहर निकल गया। कुछ और एग्जांपल्स भी आएंगे हमारे पास, आयरन एंड दिस HCl, ठीक है। आयरन हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, रिएक्टिविटी सीरीज अगर अभी देख रहे हैं दिमाग में होगी तो पता रहेगा, हाइड्रोजन के ऊपर आता है ये, ठीक है, तो ये इसको हटा देगा हाइड्रोजन को यहाँ से, एंड यहाँ पर, ठीक है, नाइट्रोजन सेकंड क्लोराइड बनाएगा, ठीक, और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, इससे ज़्यादा रिएक्टिव क्लियर होता है हमें, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं, स्टडी करते रहिए, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और एग्जांपल्स या फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। चलिए एंड करते हैं, थैंक्स।